वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज कितने का, 6 लाख रुपए का, फ्रॉम हिज ब्रदर्स वाइफ कितने को, 14/6 को, ठीक है। ऑन 12/7 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख टू वासुदेवन वाइफ। उसने अपने भाई की वाइफ को दिया और उसके भाई ने उसकी वाइफ को दिया। क्या कुछ झोल लग रहा है? यस। 6 लाख उसने दिए, 5 लाख उसने दिए। झोल कितने का है? 5 लाख का। तो कितना क्लब करूंगा? 5 लाख पर आने वाली इनकम को, 5 लाख को नहीं, ध्यान रखना, लोन को क्लब नहीं करते। The gifted amounts were invested as fixed deposit in the banks by Mrs. वासुदेवन एंड वाइफ ऑफ वासुदेवन ब्रदर। दोनों ने 1/8 को किया और 9% के रेट से किया। अब 1/8 को किया तो मैं 4, 5, 6, 7 को भूल जाऊंगा और 8 महीने का ब्याज निकाल दूंगा। 5 लाख का 8 महीने का ब्याज निकाल दीजिए 9% के रेट से, तो 45,000, और उसके बाद कर दीजिए 8/12। 30,000 की अमाउंट पे डिस्प्यूट है कि बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी। क्या हुआ? क्या आपको कहीं 30,000 रुपये दिख रहे हैं? नहीं। तो उन गधों ने क्या किया होगा, कैलकुलेशन ना करके बस बता दिया होगा कि जो भी ब्याज बनता है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं बस। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू मिसेस वासुदेवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वासुदेवन, एंड इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ ब्रदर्स वाइफ वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वासुदेवन ब्रदर टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ऑफ 5 लाख। क्रॉस ट्रांसफर 6 और 5 का नहीं था, क्रॉस ट्रांसफर 5 का था। क्या मेरी बात समझ में आती है? और आप मेरे कहने से यहां से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे और याद रह जाए तो इसको लिख देंगे। ये डेफिनेशन है किसकी? क्रॉस ट्रांसफर की। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा सीधा बताना होता है कि भाई क्रॉस ट्रांसफर का केस है, ठीक है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। This is because both Mr. Vasudevan and the brother are indirect transferers of the income to their respective spouse with their intention to reduce their burden on tax. However, the interest income earned by the spouse on fixed deposit of 5 lakhs alone would be included in the hands of Mr. Vasudevan's brother and not in the interest of entire fixed deposit of 6 lakh. कह रहा 5 लाख पे जो ब्याज बनेगा ना वो क्लब होगा, जो 6 लाख पे बनेगा इंटायर पे वो क्लब नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है 5 लाख से ऊपर की, ठीक है। सिंस क्रॉस ट्रांसफर इज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख। आई होप सारी इलस्ट्रेशंस आपको समझ में आ गई है। इसके बाद मैं आता हूँ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। शायद 5-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, उतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से काम नहीं चलता है, इसलिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेके आया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पहले आया मैं, मिस्टर शर्मा के पास बताइए कितने बच्चे हैं? 4। ये कैसे पता चलेगा कि माइनर है या मेजर है? क्वेश्चन बताएगा, क्या लिखा हुआ है? माइनर है। 2 डॉटर्स माइनर है और 2 बेटे माइनर हैं। एनुअल इनकम ऑफ 2 डॉटर्स कितनी है? 9,000 और 5,000। क्या ये क्लब हो जाएंगे अगर कुछ ना लिखा जाए तो? हाँ, कुछ ना लिखा जाए तो। एंड सन्स वर 6,200 और 4,300 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अलग अलग है। द डॉटर हु हैज इनकम ऑफ 4,500, मतलब ये वाली, वह सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, इसका मतलब इसको तो मैं क्लब नहीं करने वाला हूँ। आगे, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा अज्यूमिंग एज ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। और शिफ्टिंग आउट का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आपको करना है। तो मैंने कहा भाई 9,000 जो एक डॉटर को मिल रहे हैं प्लस 6,200 और प्लस 4,300, इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा हर किसी के हिस्से के 1,500। क्या मेरी बात समझ में आई? इन तीनों को माइनस करके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 15,000 इज द अमाउंट ऑफ इनकम टू द माइनर चिल्ड्रन विच वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज टोटल इनकम विल बी हायर। हमें नहीं पता किसकी ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, 15,000 टू बी क्लब। क्या मेरी बात समझ में आती है? और 8 to U वाले काम बता देंगे। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है प्रोविजन समझाते समय ये बताएं कि भाई मैनुअल वर्क वगैरह ये सब होने से हम क्लब, टू द पॉइंट बताओ भाई डिसेबिलिटी है ये। इनकम टैक्स का पेपर आप जीएसटी के साथ देंगे, ज़्यादा नॉलेज झलकाएंगे तो एक अटेम्प्ट और लगेगा, फिर जीएसटी की अलग से समझा झलकाने के लिए नॉलेज। इनकम टैक्स सॉल्यूशन मांगता है आपसे, प्रोविजन नहीं। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल चीज़ बताइए, नीचे क्या है उसका नोट बनाइए बस, और उनके नोट देख लेना आप, कभी भी 1-1, 2-2 लाइन से ज़्यादा नहीं जाएंगे, और इनके क्या आपको करने ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में? हाँ, अपनी बात जरूर रख देनी है कि आपने ऐसा किया कैसे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एक फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख का, कौन से बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया में। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एट द रेट 9% फ्रॉम 1/4/2012 पूरे साल का सेविंग बैंक अकाउंट टू मिस्टर बी सन ऑफ हिज ब्रदर टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। बताओ जरा, क्लब करूं या ना करूं?
अगर सेक्शन वाइज आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं, वरना आप इसी तरीके से डाउट में आ जाएंगे, वो थोड़ा सा इमोशनल एलिमेंट डाल देगा बस। और अगर आपने सेक्शन वाइज पढ़ा है तो आप बोलोगे सेक्शन 64 के हिसाब से तो नहीं है ये, क्योंकि उसमें कोई भी नहीं है ऐसा केस आ रहा, ना स्पाउस का, ना बेटे की वाइफ का, ना वाइफ का, कुछ भी। लेकिन सेक्शन 60 एक बात कहता है कि अगर आप एक ऐसी इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट टू एनीवन, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में टैक्स लग जाएगा। और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था सेक्शन 60 में कि हम किसी की मदद करेंगे तो क्या होगा, एजुकेशन होगा, लाइवलीहुड होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो बताइए किसके हाथ में टैक्स लग जाएगा ये? मिस्टर ए के हाथ में 45,000 रुपीज़ क्लब कर देंगे विद रेफरेंस टू सेक्शन 60, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। 64 और 60 में कभी कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर रिश्तेदारी वाली बातें हैं, और 60 में सीधी सीधी बातें, किसी को भी ट्रांसफर करो। आगे मिस्टर ए होल्ड करता है 75% प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। बता सकते हो कितने से ज़्यादा? 20 से ज़्यादा। 20 से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह, मतलब जो उसकी शेयर कैपिटल है वो होता है, और पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी, ये वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। मिसेज ए को रिसीव हो रही है कमीशन, ये रेम्यूनरेशन का पार्ट है, 25,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग द सेल्स ऑफ द फॉर्म। और मिसेज ए के पास कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो पर मंथ होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता, अदरवाइज 25,000 को भी क्लब करेंगे। टोटल अमाउंट टू बी क्लब्ड वो निकालता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर कितनी आई थी टोटल अमाउंट, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये वाला भी क्लब होगा, ये वाला भी क्लब होगा। आगे चलते हैं। मिस्टर ए ने गिफ्ट किया एक फ्लैट मिसेज ए को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, और मिसेज ए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है जब फ्लैट गिफ्ट किया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही आएगी, वॉज 52,000 फ्रॉम सच फ्लैट। जल्दी से बताइए। और कंप्यूटेड लिखा हुआ है, जी हाँ, जी हाँ। इसके इनकम को डीम्ड ओनर मान लेंगे किसको, और ये कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके ऐड कर देंगे उसकी, और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, कंप्यूटेड है तो 52,000 जाएगी, तो मिस्टर ए की ही इनकम में ना भाई इनकम रिसीव हो रही है, भाई हेड तो चेंज हो जाएगा, आप क्लबिंग के नाम से नहीं ले जाएंगे, लेकिन हो तो क्लब ही, अगर इंग्लिश वर्ड बोलो तो क्लब ही होगी ना उसके हाथ में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये तो क्लियर है कि कौन से हेड में जाएगा और क्यों जा रहा है। आगे ये कौन से रेफरेंस है बताओगे जरा? 27 कौन सा सेक्शन है? 27। इसमें क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। मिस्टर ए ने गिफ्ट किए हैं 2 लाख किसको? अपने माइनर को, सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस एंड डिराइव्ड इनकम ऑफ 20,000। बताइए माइनर कब से बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे, तो कितनी अमाउंट? क्या आप 2 लाख को भी मान लेंगे इनकम? भाई 2 लाख तो ट्रांसफर किए हैं मैंने, 2 लाख थोड़ी इनकम है। हाँ जी, अभी तो मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, अभी तो मैं अमाउंट लिख रहा हूँ खाली, जो जो होगा लास्ट में कर लेंगे। माइनर सन ए का जो माइनर सन है उसे डिराइव्ड हुई है इनकम 20,000 थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट, तो इसे नील कर दूंगा। लेकिन अगर दोनों हो जाते तो टोटल करके तब माइनस करते 15 से। पहले देख लेते हैं कि एक ही माइनर को कितनी इनकम मिल रही है, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए। और आप किसकी इनकम में क्लब करना चाहते हैं इसको? ये वाली। कैसे डिसाइड कर लिया आपने जब तक मिसेज ए की इनकम ही नहीं पता आपको? हाउ कैन यू डिसाइड कि आप 1500 माइनस करके मिस्टर ए की इनकम में ऐड कर देंगे, जब तक क्वेश्चन पूरी बात ना बता दे कि मिस्टर ए की इनकम कितनी और मिसेज ए की इनकम कितनी। जो मिसेज ए की इनकम दिख रही है हाउस प्रॉपर्टी में वो मिसेज ए की इनकम में जाएगी नहीं, वो मिस्टर ए की में चली गई, क्या उसके अलावा तो कोई इनकम नहीं है, तो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आती है? आगे उसने कहा मिस्टर ए को तो मंथली पेंशन भी मिल रही थी 10,000 रुपए की, और नो अदर इनकम ऑफ मिसेज ए, बस और कोई इनकम नहीं है तो उसकी, तो उसका मतलब अगर मैं अदर हेड्स की इनकम काउंट करूंगा उसमें मंथली पेंशन है, तो इसका मतलब 1,20,000। अभी से टोटल प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ई ट्रांजेक्शन की, और बताना है आपको। मैं टोटल इनकम बताओ किसकी निकालूं, मिस्टर ए या मिसेज ए की? दोनों की निकालनी पड़ेगी भाई, तभी समझ में आएगा क्लबिंग कैसे होगी। मैंने कहा मिस्टर ए तुम्हारी एक अदर इनकम से पहले एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो कंप्यूट होके आई है 52,000 की, और इससे हटा दिया हमने। बताओ बताओ क्या कह रहे हैं? ठीक। एक पेंशन है, पेंशन कौन से उसमें जाएगी बताइए? सैलरी में। कितने की पेंशन मिल रही है उसको? 10,000 पर मंथ। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन क्या मैं 1,20,000 का लिखूंगा यहाँ पर? नहीं। पेंशन कौन से हेड में जाती है? सैलरी हेड में। कहीं रिटायर वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो बताइए कितना आ जाएगा? कितना? 50,000। तो कितना बच जाएगा? हालांकि अभी लिमिट चेंज हो चुकी है, मैं सारी चीज़ें अमाउंट आपको दोबारा से बताऊंगा, लेकिन सीखना ऐसे जैसे दिया हुआ है।
अमाउंट चेंज हुई है तो वो तो याद कर लेंगे, 50 की जगह 70 हो गया, 75 हो गया, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपके एग्जाम से पहले वो मैं आपको फाइनलाइज करके बताऊंगा, हालांकि होगा ही चेंज आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक। और कोई इनकम है क्या? मिस्टर ए की एक इनकम है जो उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि मिस्टर बी सन ऑफ ब्रदर को देना है, तो ये तो इनकम इसी की मानी जाएगी 45,000। ये कोई इसके माइनर की इनकम थोड़ी ना है। माइनर की इनकम से पहले जितनी भी इनकम है वही देखूंगा ना मैं कि टोटल क्लब होके कितनी जा रही है। तो मैंने यहाँ से माइनस किया, सॉरी माइनस की बोल रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट की इनकम जो क्लब होगी वो तो मिस्टर ए में ही होगी, इसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? 45,000 की। आगे चलते हैं। और जो 70% 75% क्या उसको भी ऐड करके देखना होता है या ए के हाथ में ही जाएगी? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो मिस्टर ए की इनकम कौन सी है? ये रेम्यूनरेशन जो पार्टनरशिप फॉर्म है कितने की थी? 25,000 के। अब जरा एक बार आप टोटल इनकम देखें, लेकिन मिसेस ए की एक इनकम थी, मिसेस ए को भी सैलरी मिल रही थी कितने की? 20,000 पर मंथ। तो मैंने कहा मिसेस ए आपको 2,40,000 माइनस 50,000 पे आपकी भी सैलरी है। बताइए कितना आ रहा है? 1,90,000। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं सारी चीज़ों को देख के, तो 52 + 70 + 45 + 25 192 और दूसरा 190। आप समझ में आ गया आपको कि हर एक चीज़ प्लस माइनस का कितना इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगी उसके माइनर सन की। क्या ये बात समझ में आई? और यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा माइनर सन की इनकम कितनी थी? माइनर सन्स इनकम 20,000 थी, और जो स्पेशल टैलेंट वाला है वो हम करेंगे नहीं। तो माइनस सन की इनकम जो है हम 20,000 इधर लिख के और इधर लिखेंगे माइनस क्या? एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट कितनी अमाउंट है? तो कितना ऐड हो जाएगा उसमें? 18,500। और टोटल इनकम अब जो निकालेंगे आफ्टर क्लबिंग वो कितनी हो जाएगी? इसमें हो गया 2,10,500 और इसमें जो है वही रहेगा 1,90,000। ये इसका आंसर है। एक प्रॉपर क्वेश्चन था। सुनने में ऐसा लगता है कि बस बिफोर क्लबिंग इनकम, लेकिन पूरा ध्यान से करना पड़ता है ये। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो माइनर सन की इनकम या माइनर के उसे छोड़ के बाकी जो भी क्लबिंग है, वो ये नहीं कह रहे कि आपको क्लबिंग के चैप्टर को छोड़ के बाकी सब देखना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कब अलाउड होंगे? जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग सच ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि बाकी जो आपको टिकट वगैरह के मिल रहे हैं अगर उसमें से कोई टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ रही है आरबीआई के रेट से ऊपर, तो वो तो ऐड करनी ही करनी है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब कुछ क्लबिंग होने के बाद बस माइनर की इनकम को छोड़ देना, किसी भी माइनर की इनकम को, बाकी सब क्लब करने के बाद। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आंसर है 2,10,500 और 1,90,000। 2,10,500 और 1,90,000। क्या बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। मिस्टर ए को गिफ्ट की मिली है कौन सी? हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। उसने गिफ्ट मिली है, गिफ्ट की है टू हिज वाइफ मिसेस बी, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी, डॉटर इन लॉ। अपनी वाइफ को दिया और वाइफ ने अपने बेटे की वाइफ को दिया। तो क्या मैं बोल दूं ओरिजिनल ट्रांसफर ही कुछ गड़बड़ करवा रहा है? यस। द हाउस वॉज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ कितने का? 25,000। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। पहली बात तो क्लब करूं तो किसके हाथ में करूं? मिस्टर ए के हाथ में। और क्लब करूं भी तो कितना करूं? मैंने कहा भाई 25,000 तो रेंटल इनकम है, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 3 लाख। और उसमें से मेरी मजबूरी है, बताओ क्या? यही तो दिक्कत है। बताओ कितना आ जाएगा? 2,10,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रेंट दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूटेड नहीं दिया, तो ये तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। उसके बाद विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टीज आर गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसेस सी? क्या सेम प्रोविजन होंगे? आंसर इज नो। सेक्शन 64 के अंदर कहीं पर भी नहीं बोला है आपने, जब तक लिखा ना जाए कि जो हस्बैंड है वो माइनर है। मतलब आप अपने बेटे को जब भी कोई चीज ट्रांसफर करेंगे वो माइनर होना चाहिए, तभी तो सेक्शन 64 में कहीं लिखा गया अपने बेटे को आपने ट्रांसफर किया जो माइनर नहीं है, मेजर है। कहीं पढ़ा हमने? रिलेटिव्स में कौन कौन से पढ़े बताओ जिसमें सारे केसेस पढ़े हमने? स्पाउस, अपने स्पाउस को कुछ दोगे आप अगर। 60 एक अलग चीज है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग है। 64 में कौन कौन से लोग थे बताओ? स्पाउस,
माइनर सन और डॉटर, जब भले ही मैरिड हो अनमैरिड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा सन्स वाइफ, ये तीन ही तो पढ़े थे। मेजर सन कब पढ़ा था? और अगर इस बातों से ऐसा दिख रहा है कि वो शादीशुदा है और हस्बैंड है उसका, तो मान लिया जाएगा कि वो मेजर है। तो क्या क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? नो, नो क्लबिंग। और बताएंगे उसमें कि माइनर नहीं है। यहां बच्चे गलती कर देते हैं कि सेम होगा, सेम नहीं होगा, माइनर जब तक ना लिखा हो। अब मेरी एजम्पशन क्या होनी चाहिए? माइनर है या माइनर नहीं है? थर्ड क्वेश्चन में जो भी उन्होंने बोला, आप एक बार प्लीज़ इस चैप्टर के आंसर्स की लैंग्वेज को पढ़िएगा आप, ठीक है। और आप देखिएगा कि आप इतना तो नहीं, लेकिन इसका 10% 20% का लिख पाएंगे उस तरीके से, ठीक है। इन केस इनकम ऑफ 2,10,000, कहाँ से है 2,10,000? 3 लाख माइनस 30% से। लेट आउट फ्रॉम अराइजिंग टू मिसेस सी बीइंग एज सन वाइफ, ये क्लबिंग करके कौन से हेड में जाएगी ये तो बताओ? हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सच इनकम वुड देयरफॉर नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस सी, मतलब वाइफ के हाथ में नहीं होगी। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू मिस्टर ए सन, द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64, ध्यान में समझ में आया? ये कोई वो नहीं इनकम ट्रांसफर ऑफ असेट या असेट ट्रांसफर कर दिया ना, रिवोकेबल ट्रांसफर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सीधे सीधे चालाकी है ये तो। would not apply since the son is not a minor child and therefore the income of 2,10,000 will be on letting of property gifted to the son would be taxable in the hands of son only and there will be no clubbing provisions. 64 में तीन लोग हैं, याद रखिएगा, वाइफ, सन्स वाइफ और माइनर मैरिड डॉटर हो, माइनर अनमैरिड डॉटर हो या माइनर सन हो, कोई भी हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, इसमें गलती होने के चांसेस थे और इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ कि ये गिफ्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है? गिफ्ट वाला, जिसमें लॉस होता है फिर वो अपनी वाइफ को अमाउंट दे देता है, क्या आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं? ठीक है, आप निकालिए, वरना मेरा आज पीटने का मन है। ये क्वेश्चन है जिसमें एक वाइफ या हस्बैंड कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, फिर उसका हस्बैंड या वाइफ उसकी मदद करेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से निकाल के दिखाएंगे, और होमवर्क ना करने वाले को तो ज़्यादा पीटूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, मैंने आपको फिर से वार्निंग दी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, और अगर इसमें कुछ नहीं होता तो मैं देता ही नहीं आपको, ठीक है। क्या मैं सॉल्व कराना शुरू करूँ? क्लबिंग की अमाउंट बताओ। हाँ जी, 2 अलग अलग साल का प्रॉफिट है जी? नहीं, कोई नहीं, अलग अलग निकाला है, अलग अलग बता दो कितना कितना होगा। 7 में निकाला, 7 बता दो। टोटल मिला के क्लबिंग कितने की होगी? हाँ, 2,16,000। आपका 1,20, 2,16। आप बताओ 1,56। आप सुनो, नहीं सुनो, किसी एक का तो सही होना चाहिए। रुक जाओ, आप सेपरेट वेपरेट कुछ नहीं, टोटल बताओ आप। आपका टोटल 1,56 है, छोड़ दो, टोटल 1,56 है, आपका टोटल 2,16, 1,20 टोटल, ठीक है। आपका
एक मिनट, मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ ना, मैं तो अभी आंसर पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा आप 22-23 की बातें कर रहे हैं, पहले बिजनेस कौन से दिन शुरू हुआ ये बताइए। 1/4/2022 को, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो 1/4/2022 को बिजनेस हमने शुरू किया। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ हाउ मच? 3। हाँ 3 लाख। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा उसके हस्बैंड ने उसी साल में लॉस होने से पहले उसे गिफ्ट दे दिया 10/4 को। तो क्या मैं बोलूँ ड्यूरिंग द ईयर ही दिया है? इधर समझो, 10/4/2022 को कितने का गिफ्ट दिया है? 2 लाख का। इसका मतलब अब उसके पास जो टोटल कैपिटल है वो कितनी रही होगी? टोटल कैपिटल जो है वो कितनी आ गई है? 5 लाख। और इसी 2022-23 में कितने का प्रॉफिट हुआ है ये बताइए? 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है 22-23 में। क्या है व्यक्तियों के नाम बताएंगे क्या आप मुझे? कौन कौन है? ए और उसकी वाइफ जो है श्रीमती रानी, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है वो किसका बिजनेस है? ये रानी के बिजनेस की इनकम है। अब मैंने पूछा क्या जो उनके हस्बैंड है ये पूरी पूरी रानी के हाथ में लिख दूं या हस्बैंड के हाथ में स्प्लिट कर दूं? नहीं 22-23 के में नहीं निकलेगा। क्वेश्चन ने पूछा होगा ना 23 का, मुझे क्या लेना देना उससे, मैं तो 22-23 का पूछ रहा हूँ। 22-23 का प्रॉफिट स्प्लिट नहीं होगा क्या? होगा? नहीं होगा। नो क्लबिंग। यही तो प्रॉब्लम है ना, आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते नहीं हो और उसमें बच्चे गलती करते हैं। समझाता हूँ मैं आपको। जब मैंने आपको प्रोविजन समझाया था वो ये कहा था कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में देखेंगे कि कैपिटल कितना है, और जो उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है उसको फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेते ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ 2022-23 तब हम मानते कि हाँ भाई दोनों का पैसा है। लेकिन उन्होंने बोला अगर आप क्लबिंग प्रोविजन लगाना चाहते तो देखो पहले दिन, साल के पहले दिन किसके पैसे कितने। यही तो होता था कि पिछले उसमें उसने 5 लाख लगाए, 2 लाख का लॉस हो गया और पहले ही दिन उसने फिर दिया। नहीं यही बात समझ में? प्रोविजन में क्या लिखा, निकालो जरा कॉपी, कहाँ लिखा हुआ है ये वाला प्रोविजन फटाफट से। क्या उसमें फर्स्ट डे ऑफ द ईयर नहीं लिखा? आपने क्रॉस चेक करिए उसको, अगर लिखा है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसकी गलती हो सकती है। लिखा है या नहीं लिखा? कहाँ लिखा है बताओ? कहीं से देखो दिखाई नहीं दे रहा। नोट्स जब भी बना रहे हो ना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी आप मुझे कल ही चेक कराएंगे हेडिंग बना के कि इसमें फर्स्ट डे ऑफ द ईयर की बात की गई है, उसमें क्या बात की गई है। नोट्स बोलने चाहिए। कहाँ लिखा है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? नोट्स में लिखा ही नहीं है आपने? हाँ आप तो खैर अभी तब करेंगे, तब तो फर्स्ट डे में इंक्लूड होगा ना ऑलरेडी। आप चेक करते हैं, उसे भी दिखा दो, वो भी गलत आया होगा। रुक जाओ, पहले मुझे बताइए कि अब जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है वो क्या क्या चीज़ें मिला के बना होगा। देखना ज़रा ध्यान से। मैं बोलूँगा मेरे ओपनिंग कैपिटल में एज ऑन 1/4/2023 क्या क्या होगा। रानी का कैपिटल, रानी की प्रॉफिट, रानी का प्रॉफिट और उसके हस्बैंड का शेयर। क्या आपने प्रॉफिट को ऐड किया था या नहीं किया था? किया था। क्यों? जब लॉस माइनस होकर अगले साल प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट ऐड होकर अगले साल कैपिटल नहीं निकलेगा। पहले जैसे होता था कैपिटल इतना, लॉस इतना, तो माइनस करके कैपिटल निकाल देते, तो जो प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ इसी बिजनेस में। तो बताओ रानी की ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। उसके बाद रानी को प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इसका मतलब रानी का शेयर कितना हुआ? 4,50,000 रानी का शेयर है टोटल, क्योंकि हमने क्लबिंग की ही नहीं पिछले साल की। तो पूरा प्रॉफिट किसको बिलोंग हुआ? रानी को, 22-23 का। पिछले साल नहीं की। तो ये जो 1.5 लाख है किसके हिस्से में ऐड होगा? रानी के हिस्से में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो ये रानीज शेयर है। कितना आ गया? 4,50,000। अब बताओ ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का कितना पैसा है? 2 लाख। अब इसके एज ऑन 1/4/2023 में है हस्बैंड का पैसा, इसीलिए प्रोविजन क्लब होंगे। तो बताओ 23-24 का प्रॉफिट है कितना? 3,90,000। मैंने कहा रानी का शेयर से क्या लेना देना मुझे?
चलो निकाल देते हैं फिर भी अगर आप बोलोगे तो। रानीज शेयर और क्लबिंग मतलब हस्बैंड का शेयर क्या होगा। कितने का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 3 लाख का शेयर, 3,90,000 का प्रॉफिट है। उसमें से रानी का शेयर कितना है, 4.5 लाख आउट ऑफ 6.5 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई। और इसी 3.9 लाख में से कितना, 2 लाख किसका है, और नीचे किससे डिवाइड करो, 6.5 लाख से। जल्दी से अमाउंट बताइए। ऊपर वाले का 1,20 किसका आया था गलती से, सारे क्या है। अगर ऐसे निकालते तो ऐसे ही निकालते, गड़बड़ हो जाती। प्रॉफिट ऐड आपने यही किया था, प्रॉफिट ऐड ना करके। जी हाँ, क्या मेरी बात समझ में आती है। और प्लस पिछले साल भी क्लबिंग कर दी होगी, क्योंकि क्लबिंग करो या मत करो प्रॉफिट तो आएगा ही। अगर मान लीजिए पिछले साल पहले तारीख को ही ये होता, मान के चलिए मैंने ऐसा बोला, तो क्या होता। पिछले साल पहली तारीख को दिया है उसने, तो क्या होता, तो हम क्लबिंग करते। करो जरा क्लबिंग कैसे होती। फिर 5 लाख को कितने हिस्से में बांट दे। हाँ जी, प्रॉफिट 1.5 लाख को कितने हिस्से में बांटते हम, 3:2 में। तो 1 लाख और 50,000 ऐसे ही आता। ये कोई और अमाउंट आ रही है, 60,000 और 90,000 ऐसे आएगा। 2:3:2 बांटो बांटो। करो करो, 1.5 लाख है ना, और 3:2 में बांटना है। आया समझ में। अब 90,000 किसके हिस्से में जाएगा, रानी के हिस्से में, और हस्बैंड के हिस्से में कितना जाएगा, 60,000। तो रानी की कैपिटल हो जाएगी 3,90,000 और हस्बैंड की कैपिटल हो जाएगी 2,60,000। प्रॉफिट हो गया ऐड, अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में। और उस रेशो में अगले साल का प्रॉफिट ऐड होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहीं दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में क्या होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है शायद इसमें, 1 है 2 है 3 है, एक ही बचा है 5वां। इसका आंसर लेकिन ज़रूर चेक करेंगे हम। 1,20,000 ही आना चाहिए। उसने कहा प्रॉफिट जो है, जो क्लबिंग होनी है वो कैसे होनी है, 1,20,000 की क्लब होना है प्रॉफिट, और रानी वाला रानी यहीं पर रहेगा। क्या ये बात समझ में आई। पक्की बात है। कैसे निकाला उसने कहा 3 लाख तुम्हारे, 3 लाख तुम्हारे, प्रॉफिट तुम्हारा तो 450 तुम्हारे। उसने 2 लाख दिए, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और ये टोटल अमाउंट है, उसने बांट दिया है। आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या मेरी बात समझ में आती है। ये है 4th क्वेश्चन। अब आता हूँ मैं 5th क्वेश्चन पे। आ गया मैं 5th क्वेश्चन पे। Mr. B is the कर्ता of a HUF whose members derive following income. Income from B's business. ये B का अलग से बिजनेस है, तो B के पास जाएगा। Mrs. B की सैलरी है एज फैशन डिजाइनर। क्या कर सकते हैं, सैलरी है, तो जब मैं इनकम निकालूंगा तो क्या करूंगा, 26,000 कर दूंगा। ठीक है। माइनर सन डी जो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट करता है बैंक से, जो कि गिफ्ट किया था उसके अंकल ने। तो बताओ किसके इनकम में ले जाऊं उसको, मिस्टर बी के या मिसेस बी के। जब तक इनकम पूरी नहीं पढ़ लेंगे तब तक नहीं बताएंगे आगे। माइनर डॉटर है अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, बताइए नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगी। डी की खुद की विनिंग की इनकम है, ठीक है। डी कौन है, माइनर सन। क्या करेंगे बताइए फटाफट से, क्लब होगा या क्लब नहीं होगा। विनिंग का मतलब क्या है, लॉटरी से मिला है। बताओ, ओपिनियन ले लेते हैं। लॉटरी निकली, क्लब करूं या ना करूं, करेंगे। हाँ जी, नहीं करेंगे, मतलब स्पेशल स्किल और टैलेंट है, क्लब करेंगे, क्लब करेंगे, करेंगे, ठीक है। और किसकी इनकम में करेंगे ये बताओ। अब और कोई इनकम नहीं है तो 45,000 और 76,000। देखो अभी कितना मुश्किल पेंच फंस गया है। अगर कोई 76,000 में से 50 माइनस करेगा तो इनकम ज़्यादा हो जाएगी उसके हस्बैंड की, और नहीं करेगा तो इनकम किसकी ज़्यादा हो जाएगी, वाइफ की। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 5वां पॉइंट, क्या उन्होंने सैलरी में डिडक्शन दी है या नहीं दी है, वरना पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो ही बदल जाएगा। इनकम 45,000 है बी के प्रोफेशन से,
अंडर देर अंडर बीजेपी पे कह रहा सैलरी 26,000 है, ये तो समझ में आया आपको। उसने कहा ठीक है। फिर जो फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपये आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, 1500 माइनस करके उसको टैक्सेबल कर देंगे, क्लब कर देंगे फादर के हाथ में। और जो 95,000 की इनकम है माइनर डॉटर की स्पोर्ट्स की वो है नहीं, तो इसके अंदर होगा नहीं। और लास्ट वाला जो 1,95,000 अराइज हो रहे हैं लॉटरी से शेल बी इंक्लूड इन द बिस्टर बीज इनकम, क्योंकि कोई स्किल नहीं होती लॉटरी जीतना। केबीसी जीतना लिखा होता तो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें स्किल शामिल होती है, तो पता ही होगा ना आपको। आई होप ये पॉइंट समझ में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं अलग से लेके आया हूँ, क्या मैं उन्हें होमवर्क दूँ या करा दूँ? मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर ना दें। आंसर मतलब आधे आधे करा दो सारे, ऐसे कर लें। तुम तो पहले होमवर्क करना सीख लो, है ना, समझ गए, धोंधो वोंधो पकड़ के किसी दिन। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी मैट का क्वेश्चन